हेलो दोस्त, जय हिंद जय भारत। आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ एलसी ऑसिलेशंस। देखो, इससे पहले वाली वीडियो में अपन लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया था कि एलसी ऑसिलेशंस कैसे प्रोड्यूस होते हैं, कहाँ प्रोड्यूस होते हैं। वो एलसी सर्किट में प्रोड्यूस हो रहे थे, ठीक है। और कैसे प्रोड्यूस हो रहे थे वो भी हमने देख लिया था कि कैसे ऑसिलेशंस, यानी कि एक बार इस टाइप से जाना। ऑसिलेशंस मेनली होता है टू एंड फ्रो मोशन, यानी एक बार अपनी पोजीशन से बदलना, फिर वापस अपनी पोजीशन पे आना, फिर जाना, फिर बदलना। यानी इसे एक तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं एनर्जी को ट्रांसफर करके आ जाना, यानी पहले एनर्जी आप किसी को दे दो, फिर वापस आ जाओ, फिर एनर्जी दे दो, फिर वापस ले लो। तो सेम हमने देखा था एलसी ऑसिलेशन में हो रहा था। वहां पे एनर्जी कौन दे रहा था? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर जो था अपन का, वो क्या करता था? इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता था इंडक्टर को इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी, फिर वापस मिलती थी, फिर वापस देता था, फिर वापस मिलती थी। तो वहां पर भी अपन का टू एंड फ्रो टाइप का एक ऑसिलेशन देखने को मिल रहा था, इसीलिए हमने उसका नाम रखा था एलसी ऑसिलेशन। तो एलसी ऑसिलेशन क्या है वो तो क्लियर हो गया। अब हमें पढ़ना है इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, यानी मैथमेटिकली कैसे प्रूव करें। अब मैथमेटिकली कैसे प्रूव करें, इसमें देखो बात क्या आती है, इसमें ये आता है कि सो दैट व्हेन अ कैपेसिटर इज डिस्चार्ज, सो करो कि जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा थ्रू एन इंडक्टर ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, जब किसी भी इंडक्टर से जिसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, मान के चल रहे हैं कि उस इंडक्टर का रेजिस्टेंस नहीं है, प्रूव करते टाइम पे द डिस्चार्ज इज ऑसिलेटरी एंड सिंपल हार्मोनिक। जो डिस्चार्ज है वो ऑसिलेटरी होगा। डिस्चार्ज क्या होगा? ऑसिलेटरी होगा। अब बात आती है, देखो जब हमने क्वालिटेटिवली बात की थी एलसी ऑसिलेशंस की, यानी पिछली वाली वीडियो में, तो भाई प्रूव तो वही हो गया था कि ये हमारा ऑसिलेटरी मोशन है फ्री। अब क्यों पूछ रहा है, कह रहा है अब भैया मैथमेटिकल ट्रीटमेंट दो इसको, यानी कि हम बोलने से नहीं मानेंगे। वहां पर भाई साफ साफ दिख रहा है कि कैपेसिटर ने एनर्जी दी, इंडक्टर ने वापस करी, फिर वापस इसने दी, फिर इसने दी, फिर वापस गई। यानी एक बार टू, फिर वापस आई, फिर वापस से ये, फिर वापस आई, फिर वापस से ये। तो वहां पर टू एंड फ्रो हो रहा है, तो प्रूफ तो हो चुका है एलसी ऑसिलेशन। हमारे एलसी जो सर्किट के अंदर ऑसिलेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं, या फिर जो अपन की एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ऑसिलेशन की फॉर्म में हो रही है। बट अब क्यों कह रहा है कि प्रूव करो कि जो डिस्चार्ज हो ऐसी एलसी ऑसिलेशन है? क्योंकि प्रूफ इसलिए करवा रहा है मैथमेटिकली प्रूफ करो, पहली बात। दूसरी बात करते हैं। अब आपका सवाल क्या होगा कि सर मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करें? तो ध्यान से समझो, अगर हमने इस एलसी सर्किट के अंदर ये प्रूव कर दिया ये साइन की या फिर कॉस की वो है, साइन या कॉस के टर्म में है। देखो ऑसिलेशन किसका हो रहा है? चार्ज जाता है, चार्ज आता है, चार्ज जाता है, चार्ज आता है, फिर से चार्ज जाता है, चार्ज आता है, चार्ज जाता है तो करंट जाता है, करंट जाता है वापस आता है, फिर से करंट जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर मैंने Q और I यानी कि चार्ज और करंट को साइन या फिर कॉस की फॉर्म में रख दिया, तो समझ लेना प्रूव हो गया कि भैया ये ऑसिलेटरी मोशन दिखा रहा है या सिंपल हार्मोनिक मोशन दिखा रहे हैं। क्यों? सिंपल हार्मोनिक मोशन भी एक ऑसिलेटरी मोशन ही है, ठीक है। उसकी तो खैर सिंपल हार्मोनिक की तो एक इक्वेशन भी होती है जो आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी। अगर मैं उस इक्वेशन की फॉर्म में से लिख दूंगा तो भी प्रूव हो जाएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो पहले मोटा मोटा ऊपर से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्योंकि कुछ भी करने से पहले थोड़ा सा फील आना जरूरी होता है कि भाई हम करने क्या वाले हैं और क्यों करने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं? हम करने वाले हैं कि भैया ये एलसी ऑसिलेशन है, इस बात का मैथमेटिकल प्रूफ दो। और मैथमेटिकल प्रूफ कैसे मिलेगा? कि जो चार्ज और आई आपके घूम रहे हैं सर्किट के अंदर, अगर इसको साइन और कॉस की फॉर्म में दो, क्योंकि आपको पता है ना साइन की वेव ऐसे होती है, जो साइन की वेव होती है, कॉस की वेव होती है, साइनसॉइडल या कॉस की फॉर्म में होती है। तो ये जो शो करता है ऑसिलेशन को तो शो करता है कि पहले बढ़ेगा फिर कम होगा, फिर बढ़ेगा फिर कम होगा, यानी मीन पोजीशन से पहले ज्यादा जाएगा फिर कम होगा, फिर नीचे फिर ज्यादा जाएगा। तो साइन और कॉस में प्रूव हो गया तो अपन का काम हो जाएगा। तो फिर स्टार्ट कर ले अपन। अब तो क्लियर ही हो गया हम क्या करने वाले हैं। सीधी सीधी बात है, क्यू और आई को साइन या कॉस की फॉर्म में दिखाने वाले हैं। जब हमें क्यू और आई साइन या कॉस की फॉर्म में दिख गया, समझ लो प्रूव हो गया भैया मैथमेटिकली कि ये एलसी क्या है? ऑसिलेशंस हैं। स्टार्ट कर ले रहे हैं। अब वही है, सपोज ए कैपेसिटर और कैपेसिटेंस सी इनिशियली चार्ज टू क्यू नॉट। हमने मान लिया एक कैपेसिटर है जिस पर चार्ज क्यू नॉट है, बी कनेक्टेड टू एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल। उसको कनेक्ट कर दिया एक इंडक्टेंस जिसका इंडक्टेंस एल है, ठीक है। डायग्राम बना लेता हूं कि भाई ये क्या कहना चाह रहा है। तो इसका एक छोटा सा डायग्राम हल्का सा बनाता हूं कि जिसमें कैपेसिटर हो, जिसमें इंडक्टर हो और जिस पर चार्ज हो, ठीक है। जैसा कि इन्होंने बोला उसके हिसाब से बना देते हैं। इन्होंने बोला भैया एक कैपेसिटर है
सपोज है कैपेसिटर और कैपेसिटेंस C, ठीक है, इसका कैपेसिटेंस C है जिस पे इनिशियली चार्ज है Q0, ठीक है भैया, चार्ज है Q0। अब आगे, अब इसमें क्या कनेक्ट कर दिया, कनेक्टेड टू एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L, ठीक है। अब इसको कनेक्ट कर दिया हमने एक इंडक्टर से, हमने इसको कनेक्ट किया एक इंडक्टर से जिसका इंडक्टेंस है L, कुछ ऐसा डायग्राम बन गया, ठीक है। एज द सर्किट इज क्लोज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर बिगिन टू डिक्रीज। अब सीधी सी बात है, इस पर मान लो पॉजिटिव चार्ज इस साइड है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब ये कैपेसिटर कैसा है, चार्ज है, तो जब कैपेसिटर चार्ज है और इसको क्लोज कर दिया तो क्या करेगा, डिस्चार्ज होना शुरू होगा। और जब करंट का फ्लो, चार्ज का फ्लो होता है तो करंट आता है, तो जब ये डिस्चार्ज होगा तो यहाँ करंट फ्लो करेगा, और तो यहाँ पे भी एक पॉजिटिव नेगेटिव बन गया, यानी करंट का फ्लो होना शुरू हो गया। क्लियर है कहानी। एक सर्किट है जिसमें कैपेसिटर है, जिसमें इंडक्टर है, कैपेसिटर पर चार्ज Q0 है, Q0 चार्ज था, अब करंट फ्लो होना शुरू हो गया, तो हमने बोला उस इंडक्टर पे एनर्जी ट्रांसफर होगी। यहाँ तक क्लियर है। मैथमेटिकली ट्रीटमेंट इसको देने वाले हैं, यानी मैथमेटिकल प्रूव करने वाले हैं कि ये ऑसिलेशंस हैं। LC जो है, जो इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है वो कैसा है, एनर्जी ऑसिलेशंस है, LC ऑसिलेशंस, यानी एनर्जी किस तरीके से ट्रांसफर हो रही है, टू एंड फ्रो टाइप में। यानी ये एक तरह से एनालॉगीज हैं, किसके, मैकेनिकल के। जैसे वहाँ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी होती थी, यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक एनर्जी है, ठीक है। वहाँ काइनेटिक टू पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफर होती थी, थोड़ा सा रिलेट कर रहा हूँ, काइनेटिक टू पोटेंशियल, पोटेंशियल टू काइनेटिक, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल टू मैग्नेटिक, मैग्नेटिक टू पोटेंशियल, वो मैग्नेटिक टू इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल टू मैग्नेटिक, ठीक है। आगे बढ़े, नोट करना हो नोट कर लो यहाँ तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एज क्यू डिक्रीज आई इंक्रीज सो, अगर इस कैपेसिटर में से, जो ये कैपेसिटर है आपका, इसमें से क्या होगा, इसमें से जब चार्ज आपका डिक्रीज होना शुरू होगा, चार्ज आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो आई करंट आएगा। तो उन्होंने बोला आई इक्वल्स टू होगा माइनस का dq/dt। अब आपके मन में आएगा सर करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम पढ़ा था, तो हमें आई इक्वल्स टू dq/dt लिखने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें यह बता दो कि आपने माइनस क्यों लगा दिया, आपने इस फॉर्मूले में माइनस क्यों लगा दिया। देखो माइनस इसलिए लगा दिया, ध्यान समझना, जब भी आपने शुरू से करंट पढ़ा था तो क्या पढ़ते थे, चार्ज का फ्लो। तो एक बात, चार्ज हमेशा बढ़ता था या कम होता था, आप कहोगे सर चार्ज बढ़ता था, एक सेल होता था हमारा, कोई क्या होता था, सेल होता था। जब इसमें एक मान लो कोई बल्ब लगा दिया तो ये सेल क्या करता था, चार्ज को बढ़ाता था, इंक्रीज करता था या डिक्रीज करता था, एक बात बताना भैया। सेल तो चार्ज को बढ़ाता जाता है भैया, और लो और लो और लो, इसीलिए यहाँ पे आई इक्वल्स टू Q/T होता था, यानी ये बताता था चार्ज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, बट यहाँ तो उल्टा हो रहा है। कैपेसिटर तो बेचारा अपना चार्ज घटा के करंट बढ़ा रहा है, तो इसीलिए लगाया माइनस। फील आया, माइनस क्यों लगा, क्योंकि भैया चार्ज कम हो रहा है कैपेसिटर का, तब करंट बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ रहा है तब करंट नहीं बढ़ रहा, चार्ज कम हो रहा है कैपेसिटर का, तो आई इक्वल्स टू माइनस dq/dt। क्लियर है। आगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द इंडक्टर एट एनी टाइम, किसी भी इंस्टेंट टाइम t पर। अब इस इंडक्टर पे क्या होगा भैया, अब आपने दिया करंट, अब हम जानते हैं जब आप करंट दोगे तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, यानी कि ई, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा ई, और वो भी कैसा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में करंट के, यानी करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा ऐसे। अब आपको याद होना चाहिए ईएमएफ का फॉर्मूला क्या था, E इक्वल्स टू माइनस का L di/dt। देखो भाई ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए शुरू से, ऐसा नहीं है कि आपने पहला चैप्टर नहीं पढ़ा, दूसरा नहीं पढ़ा, तीसरा नहीं पढ़ा, सीधा 7वें पे आ गए ना। आपको सारे टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लिंक निकल ही आ रहा है, समझ रहे हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक का लिंक यहाँ निकल आ रहा है, मैग्नेटिक का लिंक यहाँ निकल आ रहा है, तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक वाले कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। तो ईएमएफ कितना इंड्यूस हो रहा था, माइनस का L di/dt। ओके, तो अपन को पता चल गया कि भाई जो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो इतना होगा, माइनस का L di/dt, यानी किसी भी टाइम t पर। क्लियर है। तो अभी दो बातें क्लियर हो गई कि भाई कितना तो अपन के पास करंट है किसी भी टाइम t पर, और कितना ईएमएफ है इंडक्टर के अक्रॉस। आगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर एट दैट इंस्टेंट Q/C। अब कह रहा है कि जो कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा। अब आपको एक फॉर्मूला याद था, क्या था कि एक फॉर्मूला हुआ करता था Q इक्वल्स टू CV, याद है कि नहीं, ये पढ़ा था आपने कैपेसिटेंस जब मैंने पढ़ाया था, जब आपने कैपेसिटेंस पढ़ा था तब पढ़ाया था ना Q इक्वल्स टू CV। यहाँ से V का कितना आ जाएगा, C को Q के पास पहुंचा दो, Q/C इक्वल्स टू V। तो भाई इन्होंने बोला है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा कैपेसिटर के पास वो Q/C होगा, V इक्वल्स टू Q/C। ये एक फॉर्मूला था, ठीक है भाई। आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया कैपेसिटर के अक्रॉस, आपको पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ पता चल गया इंडक्टर के अक्रॉस।
आपको पता चल गया सर्किट में करंट कितना है। तीन बातें पता चल गई, समझ लो। तीन बातें क्या क्या? करंट कितना है इंडक्टर पे, ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड हुआ, कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। यहां तक क्लियर है? अब अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लूप रूल, किरचॉफ का लूप रूल क्या कहता है? किरचॉफ क्या कहता था? किरचॉफ का रूल कहता था कि जब पोटेंशियल डिफरेंस का चेंज होता है किसी सर्किट में मूव करने पर, वो कितना होता था? इक्वल टू जीरो पोटेंशियल का। अब देखो कैसे सर्किट बनाऊंगा, ध्यान से समझना। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। अब देखो एक बात ध्यान से समझना, अब मैं इसमें जो मूव करा रहा हूं, मैं मूव करा लेता हूं मान लो इस तरीके से, अपन मूव कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, या फिर इस तरीके से मूव, हाँ इसी तरीके से मूव कर लेते हैं, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, इस तरीके से मूव करते हैं। अब नेगेटिव पहले आ गया, इसको करने के अपने तरीके होते हैं। या तो ऐसे समझ लो कि पोटेंशियल जब ड्रॉप होता है तब नेगेटिव ले लो, पोटेंशियल जब बढ़ता है तब पॉजिटिव ले लो, ठीक है, वरना साइन से ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने माना किरचॉफ लूप रूल इस तरीके से लगाया, तो माइनस पहले आया तो माइनस का एल डी आई अपॉन डी टी लिखा मैंने, यानी ईएमएफ कितना है इंडक्टर पे, एल डी आई अपॉन डी टी माइनस का। और जब इसमें मैं आगे बढ़ूंगा तो पहले पॉजिटिव आ गया, यानी कि क्यू अपॉन सी इक्वल टू जीरो। ये हमारा किरचॉफ का लूप रूल कहता था। आपको किरचॉफ का लूप रूल याद होना चाहिए कि किरचॉफ का लूप रूल कहता था कि जितना भी पोटेंशियल है उनका जो चेंज हो रहा है सर्किट के अंदर वो जीरो के इक्वल होता है। तो हमने देखा कि यहाँ पर कितना पोटेंशियल है, हमने कहा एल डी आई अपॉन डी टी, नेगेटिव का लगा दिया। इसका कितना पोटेंशियल कैपेसिटर का, क्यू अपॉन सी, पॉजिटिव लगा दिया क्योंकि पॉजिटिव पहले है, इक्वल टू जीरो। क्या कोई और पोटेंशियल है इस सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर के अलावा? भाई नहीं है। तो ये आ गया माइनस का एल डी आई अपॉन डी टी प्लस क्यू अपॉन सी इक्वल टू जीरो। यहाँ तक क्लियर है? इसको नोट कर लो अच्छे से, फिर आगे बढ़ूंगा। क्लियर है? अभी करंट निकला है, अब एक एक स्टेप समझते जाओ क्या कर रहा हूँ। मैं पहले बता रहा हूँ, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया मैं क्या करने वाला हूँ। अब ये नहीं कि आप सोचो रट्टा मानना है, रट्टा नहीं मानना है। मैंने स्टार्टिंग में एक बात क्लियर कर दी है कि मुझे इसे ऑसिलेशन प्रूव करना है, यानी ऑसिलेटरी मोशन है, इस बात को प्रूव करना है। अब ऑसिलेटरी मोशन प्रूव करने के लिए मुझे Q को और I को साइन या कॉस की फॉर्म में दिखाना पड़ेगा, तो उसी के लिए ये मेहनत चल रही है कि कैसे दिखाएं। क्लियर है? तो अब स्टेप बाय स्टेप नोट करते चलो, समझते चलो भाई कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है। ठीक है, किरचॉफ का अपन ने लूप रूल लगा दिया, ईएमएफ पता चल गया, करंट पता चल गया, पोटेंशियल डिफरेंस पता था। आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे क्या हुआ कि अगर मैं इस वाले कॉन्सेप्ट में, देखो ये क्या लिखा हुआ, ध्यान से समझना, माइनस का एल डी आई अपॉन डी टी प्लस क्यू बाई सी, माइनस का एल डी आई अपॉन डी टी, डी आई अपॉन डी टी प्लस क्यू बाई सी इक्वल टू जीरो। ये लिखा हुआ था पहले, माइनस का एल डी आई अपॉन डी टी प्लस क्यू बाई सी इक्वल टू जीरो। अब ये वाला स्टेप ये कैसे बन गया वो समझाता हूँ। ये स्टेप वो जो पहले लिखा था। अब तो ध्यान से समझना, क्या मैं इसमें दोनों तरफ एल का डिवाइड कर दूं? किसी को कोई समस्या तो नहीं है? ठीक है, क्या डिवाइड कर दूं? एल का। यहाँ भी एल का डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ भी, क्योंकि भाई मैथ्स में अलाउ है कि दो चीज़ बराबर हैं तो जो चाहो मल्टीप्लाई कर दो लेकिन सेम होना चाहिए, जो चाहो ऐड कर दो पर सेम होना चाहिए, जो चाहो सब्सट्रैक्ट कर दो पर सेम होना चाहिए, जो चाहो डिवाइड कर दो। कर दिया भाई एल से डिवाइड। अब देखो ध्यान समझना क्या होगा, एल से ये वाला एल उड़ गया, अब एल एक यहाँ पहुंच गया, तो क्या बन जाएगा ये एल डी। अब देखो समझना, अब ये क्या बन गया, ये स्टेप बन गया डी आई अपॉन डी टी प्लस क्यू अपॉन एल सी, क्यू अपॉन एल सी इक्वल टू जीरो। क्या ये वाली कंडीशन बन गई कि नहीं बन गई? ठीक है, देखो इससे पहले एक चीज समझ लो, अभी ये वाली कंडीशन मत बनाओ। अपन का क्या लिखा हुआ है, एल डी, अभी रुको एक मिनट रुकना, रुको वापस पीछे लौटते हैं थोड़ा सा। कहानी यहाँ तक क्लियर थी ना पहले? अपन का ये क्लियर है, माइनस का एल डी आई अपॉन डी टी प्लस क्यू अपॉन सी इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, अब आगे जो मैं करने वाला हूँ ध्यान से समझना। देखो ध्यान से समझना कि मैं क्या करने वाला हूँ। हमारी अभी तक इक्वेशन क्या थी, हमारा था माइनस का एल डी आई अपॉन डी टी प्लस क्यू अपॉन सी इक्वल्स टू जीरो। ये था अपन का पुराना वाला। ठीक है, अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से समझना। क्या आपको पता है कि जो ये आई का है, आई इक्वल्स टू माइनस का डी क्यू अपॉन डी टी था, यहाँ पे लिखा भी था आई इक्वल्स टू माइनस का डी क्यू अपॉन डी टी। तो क्या मैं आई की जगह वैल्यू पुट कर सकता हूँ माइनस डी क्यू बाई डी टी? मैंने यहाँ लिखकर भी दिखाई है ये वाली बात कि भाई आई इक्वल्स टू क्या था, माइनस का डी क्यू अपॉन डी टी। तो एक काम करो, इस आई की जगह पे माइनस का डी क्यू बाई डी टी लिख दो। तो देखो एल डी अपॉन डी टी पहले से लिखा हुआ है, अब आई की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, देखो एल डी अपॉन डी टी मैंने एज इट इज लिखा, आई की जगह क्या लिख देता हूँ, माइनस का डी क्यू बाई डी टी, कोई दिक्कत किसी को, प्लस क्यू बाई सी इक्वल्स टू जीरो। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो एक माइनस अंदर है एक माइनस बाहर है, माइनस माइनस प्लस, तो ये बन गया डी टू क्यू अपॉन डी टी का स्क्वायर
प्लस Q अपॉन C, यहाँ पे L इक्वल्स टू 0। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर अच्छे से। तो देखो वही स्टेप बन गया इस वाले से सीधा ये वाला, यानी कि L d2Q अपॉन dt स्क्वायर, L d2Q अपॉन dt स्क्वायर प्लस Q अपॉन C इक्वल्स टू 0। यहाँ तक क्लियर है। यानी हमने सिंपल जो हमारा ये था ना डी आई अपॉन डी टी था, इसमें जो आई है इसकी वैल्यू को पुट कर दिया माइनस का डी क्यू अपॉन डी टी। तो इसकी वैल्यू पुट करते ही हमारे पास आ गया एल डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाई सी। अब इसके अंदर हम एल का डिवाइड करेंगे, ध्यान समझना। इस वाले का जब यहाँ आएंगे तो इस इक्वेशन में एल का डिवाइड कर दूँ, इस इक्वेशन में क्या कर दूँ, एल का डिवाइड। तो ध्यान से समझना, यहाँ एल का डिवाइड होगा तो डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर बचा, ये एल उड़ गया। अब यहाँ पे एल था नहीं तो ये बन गया क्यू अपॉन एल सी, यानी 1 अपॉन एल सी। क्यू अलग लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्यू इंटू 1 क्या होगा, क्यू अपॉन एल सी। और 0 में एल का डिवाइड होगा तो 0। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या किया, डिवाइडेड बाई एल, यहाँ लिख देता हूँ मैं डिवाइडेड बाई एल। हमने एल से डिवाइड कर दिया, क्योंकि मैथ्स में अलाउ होता है कि आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो तो आप उधर डिवाइड मार दो। ठीक है, तो ये एल से डिवाइड कर दिया तो बना डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एल सी क्यू इक्वल्स टू सी। यहाँ तक बात क्लियर है। अब ध्यान से समझना, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब आपको एक फॉर्मूला याद होगा, ओमेगा इक्वल्स टू 1 अपॉन एल सी, 1 अपॉन रूट में एल सी था। पहले एक फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ, आपको याद आ रहा होगा। देखो ध्यान से समझना, अब एक फॉर्मूला आपको याद हो तो ये था, ओमेगा इक्वल्स टू होता था 1 अपॉन अंडर रूट में एल सी। याद है कि नहीं। अब एक काम करो, अब मुझे 1 अपॉन एल सी की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या कर दूँ, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूँ। अगर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूंगा तो मेरा हो गया ये ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन एल सी। क्या हो गया, 1 अपॉन एल सी। तो क्या मैं 1 अपॉन एल सी की जगह पे ओमेगा स्क्वायर लिख दूँ, तो 1 अपॉन एल सी की जगह पे मैं ओमेगा स्क्वायर लिख दूंगा। तो ये 1 अपॉन एल सी मेरा बन गया ओमेगा स्क्वायर, मेरे पास आ गया डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यू इक्वल्स टू 0। यहाँ तक क्लियर है। तो यानी जो हम कहानी लेकर चले थे उसका जो लास्ट एक्सप्रेशन निकला वो ये निकला डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर बाई क्यू, वेयर ओमेगा नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट में एल सी मेंशन कर दिया है। दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर, इट हैज जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म। यानी ध्यान से समझना, ये अपन की जो इक्वेशन बन के आई है वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो तो दिख भी रहा है, डी की पावर 2 है। ठीक है, अब इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है, इस इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन होता है, ये थोड़ा सा तुम्हें देखो याद रखना पड़ेगा। इस वाले पॉइंट में मैं भी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, इस पॉइंट को आपको याद रखना पड़ेगा कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होता है। यानी कि ये वैसे जो एक्चुअल में होती है वो इस तरीके से होती है, लिख के दिखा देता हूँ। ये इक्वेशन कुछ ऐसे होती है, जब इसको लिखते हैं, इसको इस तरीके से लिखते हैं हम। यहाँ लिखते हैं डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। ये होती है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। ये क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन होती है भाई सेकंड ऑर्डर की। अब यहाँ पर एक्स की तरह कौन बिहेव कर रहा है, एक्स की तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पे क्यू। तो इसका जनरल सॉल्यूशन आता है वो ये आता है, एक्स इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस बी साइन ओमेगा नॉट टी। ठीक है, यानी जो x की वैल्यू आती है, यानी इसका मतलब यह है कि अगर आप x को कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस टाइम पर क्या हो रहा है, यानी t टाइम पर डिपेंड करता है इस x की वैल्यू। क्लियर है। अब देखो ध्यान से समझना, मैंने आपको शुरू में क्या बताया था, मैं पता करना चाहता हूं कि जो ये मेरा q है, जो ये मेरा q है, क्योंकि यहाँ पे x की जगह q है, देखो डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, यहाँ q किसकी जगह पर, x की जगह पर है। तो अगर x इक्वल्स टू ये होता है सॉल्यूशन a cos ओमेगा नॉट टी प्लस b sin ओमेगा नॉट टी, तो क्या मेरे को ऐसा लग नहीं रहा कि मैं यहाँ से पता कर सकता हूँ कि जो मेरा q होगा, क्योंकि x तो मेरा q है, q मेरा किस पे डिपेंड करेगा, cos पे या sin पे, पता कर सकता हूँ कि नहीं। और मैंने शुरू में ही आपको ये वाली बात बोल दी थी कि मैं पता करना चाहता हूँ q की cos की फॉर्म में इक्वेशन आएगी या sin की फॉर्म में। वो तो अच्छी बात है, मेरा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। जब सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी तो मुझे पता चला भैया सॉल्यूशन तो ये होता है, ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये होता है कि जो यहाँ पर टर्म होता है, यानी कि x वो इक्वल होता है a cos ओमेगा नॉट टी। a आपका कांस्टेंट होता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, a आपका कांस्टेंट होता है, b आपका कांस्टेंट होता है, a और b कांस्टेंट, cos समझ में आ रहा है, ओमेगा नॉट टी। ठीक है, ये तो अपन का फंक्शन हो गया। अब हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट ये है कि पता करना कि ये q जो है वो cos की फॉर्म में आएगा या sin की फॉर्म में आएगा। अगर q हमारा cos की फॉर्म में आ गया तो प्रूव हो जाएगा q ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन जो भी दिखाएगा
जो भी आपकी क्वांटिटी ऑसिलेटरी मोशन दिखाएगी या तो वो साइन का वेव बनाएगी, साइन का कर्व बनाएगी, ग्राफ बनाएगी, या वो कॉस का ग्राफ बनाएगी। तो पता करते हैं क्यू किसका बनाएगा। बट यहां पर एक दिक्कत आएगी। अब आप पूछोगे क्या दिक्कत आएगी? यहां पर जो ये कांस्टेंट है ना ए और बी, इनकी क्या वैल्यू रखूं? तो पहले मेरा टारगेट है कि ए और बी की वैल्यू निकालना। बिल्कुल सारे स्टेप क्लियर है मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। मैंने पहले क्लियर किया था, मुझे क्यू या तो साइन की फॉर्म में चाहिए या क्यू कॉस की फॉर्म में चाहिए, क्योंकि जैसे ही ऐसा हो जाएगा हम प्रूव कर देंगे कि जो ये चार्ज और जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो हमारी ऑसिलेशन फॉर्म में हो रही है, यानी ऑसिलेटरी मोशन शो कर रही है। तो इसके लिए मुझे इक्वेशन चाहिए थी। जब मैंने इसको सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखा तो पता चला कि इनका सॉल्यूशन तो साइन और कॉस की फॉर्म में होता है। साइन और कॉस की फॉर्म में लिख दिया तो समस्या ये आ गई कि ए और बी जो कांस्टेंट है इनकी क्या वैल्यू रखूं। तो अब इसके लिए पहला टारगेट है ए और बी की वैल्यू निकालना, फिर क्यू और आई अपने आप निकल जाएंगे। क्लियर है? यहां तक नोट करना, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ता हूँ या स्क्रीनशॉट ले लो। नोट कर लिया? ठीक है मेरे भाई। अब देखो आगे बढ़ते हैं। क्यू का हमें जनरल सॉल्यूशन मिल गया। अब बात करते हैं जब टाइम जीरो था। जब टाइम जीरो था, अब एक बात बताओ, अपन का क्या था? ये कैपेसिटर सी था, ये इंडक्टर था, ये इंडक्टर था। अब ये कह रहा है कि जब टाइम जीरो था, यानी कि बिल्कुल काम स्टार्ट ही नहीं हुआ। जब काम स्टार्ट ही नहीं हुआ तो इस पर चार्ज कितना हुआ? क्यू नॉट। क्योंकि भाई टाइम के साथ ही तो चार्ज डिक्रीज हो रहा था। जब आपका टाइम ही जीरो है तो इस टाइम पे तो चार्ज कुछ निकला ही नहीं, चार्ज जीरो जीरो। जब टाइम जीरो है तो चार्ज तो मैक्सिमम है क्यू नॉट, और इस पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कह लो या मैक्सिमम अपन की क्या मैग्नेटिक एनर्जी कह लो, वो कितनी है? जीरो। भैया मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? जीरो, क्योंकि चार्ज निकला नहीं, चार्ज निकला नहीं तो करंट पहुंचा नहीं, करंट पहुंचा नहीं तो एनर्जी मिली नहीं, एनर्जी मिली नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो टाइम टी जब जीरो है तब हमारा कैपेसिटर पर मैक्सिमम चार्ज है। जब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो ये कम होता जाएगा, क्यू नॉट हमारा क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। पर अभी तो फिलहाल मैक्सिमम है ना, ठीक है। तो हमारा टाइम जब जीरो है और क्यू हमारा क्यू नॉट है। अब वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। अब वैल्यू पुट करो इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन का पहले मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ। क्यू इक्वल टू क्या है? ए कॉस ओमेगा नॉट टी। क्यू इक्वल टू क्या है? क्यू इक्वल टू है ए कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस फिर आगे क्या है? बी साइन ओमेगा नॉट टी। ये मेरी इक्वेशन है, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन में प्रूव कर वो इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करते जाता हूँ, ध्यान से समझना। अब हमने क्या बोला? हमने बोला कि जो हमारा ये है ओमेगा नॉट टी है। अब हमने क्या माना कि हमारा टाइम टी पे जो मैक्सिमम वैल्यू है, अब जो ये अपन का क्यू निकल के आएगा वो किस किस पर डिपेंड करेगा? भाई टाइम पर डिपेंड करेगा, ठीक है। किस पर डिपेंड करेगा? टाइम पे। अब वैल्यू पुट करना शुरू करना। ए को मैंने ए रखा, ए को तो मैंने ए रखा क्योंकि भैया मुझे तो ए की वैल्यू नहीं पता, ए तो हमारा क्या कांस्टेंट है। अब ध्यान दो ओमेगा नॉट टी, जब आपका टाइम जीरो है, जब टाइम जीरो तो टाइम की वैल्यू पुट करो टी जीरो, जीरो इंटू ओमेगा नॉट जीरो, यानी ये बन गया कॉस जीरो। तो ये आ गया ए कॉस जीरो। क्लियर है? जो ये इक्वेशन है इसी में तो वैल्यू पुट कर रहे हैं हम लोग भाई। अब इसी में वैल्यू पुट कर रहे हैं तो टाइम जीरो रखा तो ये जीरो बन गया, यहाँ पे टाइम जीरो रखा ये भी जीरो बन गया, तो बन गई वैल्यू ए कॉस जीरो प्लस बी साइन जीरो क्यू नॉट। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है भाई? यहाँ तक बात क्लियर है कि चार्ज इक्वल्स टू जो मेरा सॉल्यूशन था डिफरेंशियल सेकंड ऑर्डर इक्वेशन का, वो क्या था? ए कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस बी साइन ओमेगा नॉट टी। तो मैंने पता किया कि भैया टाइम पे क्या डिपेंड कर रहा है? क्यू की वैल्यू डिपेंड कर रही है। तो जब टाइम जीरो था तब हम पता करना चाह रहे हैं कि ये क्या सॉल्यूशन देगा हमें। तो जब टाइम जीरो है तो पता चला सॉल्यूशन ये दे रहा है कि ए कॉस जीरो बन गया, बी साइन जीरो बन गया। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो देखो कॉस जीरो क्या होता है? 1, यानी 1 इंटू ए। तो ये आपका बन गया क्यू नॉट इक्वल्स टू ए प्लस बी साइन जीरो, बी साइन जीरो। साइन जीरो क्या होता है? जीरो, यानी ये बन गया जीरो। तो भाई यहां से तो पता चल गया ए बराबर है क्यू नॉट। लो ए का तो प्रॉब्लम सॉल्व, यानी ए की वैल्यू पुट कर दो क्यू नॉट। तो जो एक क्यू इक्वल्स टू था यहाँ पे ए की जगह पुट कर दो क्यू नॉट कॉस ओमेगा नॉट टी। भैया ये सॉल्यूशन यहाँ तक पहुंच गया, अच्छी बात है, ए कैलकुलेट हो गया प्लस। लेकिन यहाँ पे अभी एक समस्या बची, यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि सर ए की वैल्यू तो पता चल गई क्यू नॉट, अब बी की वैल्यू क्या पुट करें? ठीक है भाई बी पता करते हैं। अब दिक्कत क्या है? बी के साथ साइन जुड़ा हुआ है। अब साइन जीरो तो जीरो होता है तो भाई बी तो निकाल नहीं पाएंगे। क्या कोई और तरीका है? एक काम करते हैं, इसका क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। डिफरेंस करके फायदा क्या होगा? अब आप पूछोगे तो डिफरेंस करके फायदा क्या होगा? ये साइन बन जाएगा कॉस। जब से साइन बन जाएगा कॉस तो टाइम जीरो पर हम बी की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि जब तक बी के साथ साइन लगा रहेगा
तो भाई मैं v की वैल्यू कैसे पता करूंगा, क्योंकि साइन 0 0 होता है, तो मैं क्या करूं, इसका डिफरेंशिएशन कर दूं इसी वाली इक्वेशन का, q इक्वल्स टू a cos 0 b sin 0 जो भी ओमेगा नॉट t की फॉर्म में जो है, इसका अगर मैं डिफरेंशियल वो कर दूं, डिफरेंशियल अपन का डिफरेंशिएशन कर दूं, तो क्या होगा, मेरा b के साथ cos आ जाएगा, या फिर ऐसे भी समझ लो जब इसका डिफरेंशिएशन होगा टाइम के रेस्पेक्ट में तो करंट मिलेगा। तो भैया करंट तो वैसे भी निकालना है, समझ रहे हो ना, करंट को तो वैसे भी निकालना है, तो ऐसे समझ लो चाहे करंट निकालने के लिए कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन, चाहे समझ लो b की वैल्यू निकालने के लिए कर रहा हूँ, कर दूं, ठीक है। अब देखो ध्यान समझना, a की वैल्यू आ गई q नॉट, इसको है नहीं गांठ बांध लो, याद रख लो कि a बराबर है q नॉट। आगे बढ़ते हैं, अब हमने जब इसका डिफरेंशिएशन किया dq बाई dt, तो देखो क्या होगा, अब आपको पता है डिफरेंशिएशन ओमेगा t की फॉर्म में होगा, ये तो वैल्यू पुट की थी, इस वाले को देखो a cos ओमेगा t डिफरेंशिएशन करूं dq बाई dt हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। अब a cos ओमेगा नॉट t, a अपन का कांस्टेंट है, cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है भाई माइनस का साइन थीटा, तो माइनस का साइन ओमेगा नॉट t आ गया, a एज इट इज, यहाँ तक क्लियर है ना भाई, cos ओमेगा नॉट t, cos थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस का साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा, यानी थीटा है ओमेगा नॉट t, तो साइन थीटा एज इट इज आ गया, a तो कांस्टेंट था ही। अब ओमेगा नॉट t का भी डिफरेंशिएशन होगा, आपको पता है जब अंदर ओमेगा नॉट t, अब ओमेगा नॉट कांस्टेंट है, तो जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो सिंपल बाहर आ जाएगा, यानी कहने का मतलब है कि a cos ओमेगा नॉट t का जो डिफरेंशिएशन है वो माइनस का ओमेगा नॉट a sin ओमेगा नॉट t आ गया। यहां तक मुझे नहीं लगता कि आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन करना तो भाई आपको पता होना चाहिए, मैंने बता दिया कैसे डिफरेंशिएशन किया है, ठीक है। कॉस का हो गया माइनस का साइन ओमेगा नॉट टी, और ओमेगा नॉट आगे आ गया, क्योंकि ओमेगा नॉट कांस्टेंट है और ए तो पहले से ही कांस्टेंट है, तो ए तो मेरा बाहर लिखा हुआ है। डिफरेंशिएशन हो गया इसका। आगे करते हैं किसका, बी साइन ओमेगा नॉट टी का। अब बी साइन ओमेगा नॉट टी का आपको डिफरेंस पता है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा, तो साइन ओमेगा नॉट टी बन गया क्या, कॉस ओमेगा नॉट टी। बी आपका कांस्टेंट था, बी यहीं रखा, ओमेगा नॉट टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा, तो भाई आपका बी साइन ओमेगा नॉट टी का जो डिफरेंशिएशन बना वो बना ओमेगा नॉट बी कॉस ओमेगा नॉट टी। यहां तक बिल्कुल क्लियर है, डिफरेंशिएशन कर दिया। अब डी क्यू अपन डी टी क्या होता है, आई, अच्छी बात है, तो हमें पता चल जाएगा। अब ध्यान समझना, फिर से वही कहानी, टाइम जीरो है, टाइम जीरो है, चार्ज क्यू नॉट है मैक्सिमम। अब देखते हैं डी क्यू बाई डी टी कितना है। तो मजे की बात क्या है, इस सर्किट के अंदर जब चार्ज मैक्सिमम है और टाइम जीरो है तो भैया करंट तो फ्लो ही नहीं कर रहा, आई इक्वल टू जीरो है। समझ रहे हो ना कहानी, जब इस सर्किट के अंदर टाइम जीरो है, टाइम जीरो है मतलब कि मैक्सिमम चार्ज है, मैक्सिमम चार्ज है मतलब चार्ज डिक्रीज नहीं हुआ। जब चार्ज डिक्रीज नहीं हुआ तो चार्ज का फ्लो नहीं हुआ, चार्ज का फ्लो नहीं हुआ तो करंट कहां से आएगा, तो यानी करंट जीरो। भैया इसका मतलब आई जीरो, तो इसका मतलब डी क्यू अपॉन डी टी की वैल्यू जीरो। भाई डी क्यू अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि डी क्यू अपॉन डी टी आई है, तो अच्छी बात है, पता चल गया डी क्यू अपॉन डी टी हमारा क्या होगा, जीरो। वैल्यू पुट कर दी जीरो, तो जीरो इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट ए साइन ओमेगा नॉट, यहाँ पे भी ओमेगा नॉट लिख देता हूँ, यहाँ पे तो जीरो लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इसे समझ लो। जीरो इक्वल टू हो गया ओमेगा नॉट माइनस का ए साइन ओमेगा नॉट टी, ओमेगा नॉट बी कॉस ओमेगा नॉट टी। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है, तो कोई यही फॉर्म मिल गई, ठीक है। अब इस वाली फॉर्म से तो हमने निकाल दिया था क्या, ए की वैल्यू, अभी समस्या है बी की वैल्यू निकाला, निकाल दो, वैल्यू पुट करो, माइनस ओमेगा नॉट ए साइन, भैया टाइम जीरो है, फिर से वही कहानी, जीरो इंटू ओमेगा नॉट, जीरो, साइन जीरो पुट हो गया, ओमेगा नॉट एज इट इज बी कॉस ओमेगा नॉट, टाइम जीरो ओमेगा नॉट जीरो यानी बी कॉस जीरो। क्लियर। अब यहाँ से फायदा क्या हो गया, बी के साथ है कॉस, और कॉस जीरो जीरो नहीं होता, तो इस बार बी की वैल्यू तो निकाल लेंगे, इस बार जीरो बनेगा ये माइनस ओमेगा नॉट ए साइन जीरो। साइन जीरो क्या होता है, जीरो, तो साइन जीरो इंटू ओमेगा नॉट ए जीरो। इस बार ए उड़ गया, आपको ओमेगा नॉट बी कॉस जीरो की वैल्यू बी की फॉर्म मिल जाएगी, यानी बी की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। क्योंकि कॉस मैंने क्या बोला था, मैं डिफरेंशिएट क्यों कर रहा हूं, ताकि इस बी की बगल में कॉस ला सकूं, या फिर ऐसे समझ लो कि मुझे डी क्यू अपन डी टी तो वैसे भी निकालना था, दोनों ही बात हो गई अपन की साथ में, तो डी क्यू अपन डी टी हो गया। अब यहाँ से ओमेगा नॉट बी कॉस जीरो इक्वल टू जीरो, यहाँ से हम बी की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ तक पहले इस पेज पे कोई डाउट तो नहीं है, इसको पहले नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि जब तक नोट नहीं करोगे ना कौन सा समझ में नहीं आएगा। और मैं फिर भी बोल रहा हूँ, जब भी मेरी वीडियो देखो भैया पेन और नोटबुक लेके बैठो, ताकि जब नोट करते जा रहे हो ना आगे कोई डाउट आ तो पीछे जाके देख लो कि भैया क्या लिखा था, ठीक है। सीक्वेंस में लिखते चलो, बिल्कुल नोट कर लो इसको अच्छे से, ठीक है। अगर रफ करना हो तो इसे रफ कर दूंगा।
ठीक है भाई। तो देखो अब क्या होगा आपको यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे आपको अब साफ दिख रहा है, इसे नोट कर लो अच्छे से। यानी अब हम यहाँ पे क्या करने वाले, बी की वैल्यू निकालने वाले, क्योंकि देखो ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा। पहले क्या हुआ था, पहले ये बी वाला टर्म जीरो हो गया था, बी वाला टर्म जीरो हो गया था, तो हमने ए की वैल्यू निकाल दी थी क्यू नॉट, इसको याद रखना, इक्वेशन 1 मान लो या फिर दिमाग में रखो। अब हमने ये ए वाला टर्म जीरो कर लिया तो बी निकल आएगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था, जो सॉल्यूशन है मेरा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसके अंदर मुझे क्यू निकालना है। और क्यू इक्वल टू कितना आता है, देखो ध्यान से, क्यू इक्वल टू है मेरा ए कॉस ओमेगा नॉट टी, बी साइन ओमेगा नॉट टी। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम कर रहे थे ए और बी की वैल्यू, तो ए की वैल्यू तो पता चल गई क्यू नॉट, बी की वैल्यू और पता करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बी इक्वल टू कितना आ गया, बी इक्वल टू आ गया जीरो, बी इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आ गया। कैसे जीरो आ गया, देखो ध्यान से समझना, बी इक्वल टू कॉस जीरो, कॉस जीरो क्या होता है 1, तो ओमेगा नॉट बी कॉस जीरो इक्वल टू क्या बचा, जीरो। यानी कि यहां से सब कुछ ये बी क्या बन जाएगा अपन का, जीरो। क्लियर है, यहां से अपन का बी जीरो आ गया, क्योंकि देखो ओमेगा नॉट तो अपन का ये कांस्टेंट है, कॉस जीरो 1 होता है। अगर ये टर्म जीरो के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब जीरो कौन होगा, बी जीरो होगा। तो यहां से पता चल गया हमारा बी जीरो है। ठीक है, बी कितना है, जीरो। अब देखो आपके पास दो वैल्यू आ गई, किस किस की, एक तो ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई। अब क्या करो, इन ए और बी की वैल्यू को उठा के वापस से इस जगह पे पुट कर दो। ठीक है, क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूं, हम क्या कर रहे हैं, हम इस क्यू को साइन या कॉस की फॉर्म में लाना चाह रहे हैं। क्यों लाना चाह रहे हैं, मैंने पहले ही बोला था, क्योंकि जैसे ही मेरा क्यू साइन या कॉस की फॉर्म में आ गया, मैं कह दूंगा ये कैसे ऑसिलेटरी मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन वही मोशन होते हैं साइन या कॉस की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो हमें प्रूव करना है, क्योंकि मैथमेटिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम, तो इसीलिए अपन का टारगेट है। बस प्रॉब्लम थी ए और बी पता करना, अब ए और बी भी पता चल गया। क्लियर है, पुट कर दो वैल्यू, तो ए और वैल्यू बी की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आ गया Q इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा नॉट टी। यहां तक बिल्कुल क्लियर है। यानी चार्ज इक्वल टू आ गया क्यू नॉट कॉस ओमेगा नॉट टी, यानी चार्ज को हमने किसकी फॉर्म में लिख दिया, कॉस की फॉर्म में लिख दिया, कॉस वेव की फॉर्म में साइन, वो आ गया अपन का चार्ज। और जब भी हमारी कोई क्वांटिटी कॉस की फॉर्म में आती है, इसका मतलब वो ऑसिलेटरी मोशन को भी शो करेगी, या ऐसा कह लो कि जो ऑसिलेटरी मोशन को शो कर रहा है उसका जो फॉर्म होगा वो साइन या कॉस का ग्राफ बनेगा। क्लियर है, तो ये चार्ज की बात होगी। अब करंट की भी बात कर ले रहे हैं। आई इक्वल टू क्या आता है, माइनस डी क्यू अपॉन डी टी। अब आई इक्वल टू कितना है हमारा, ओमेगा नॉट क्यू नॉट साइन ओमेगा नॉट टी। क्यों, देखो यहाँ से आई इक्वल टू कितना था हमारा, कहाँ है हमारा क्यू, ये रहा। आई इक्वल टू कितना था, ये रहा। आई इक्वल टू था ओमेगा नॉट ए साइन ओमेगा नॉट टी, ओमेगा नॉट बी कॉस ओमेगा नॉट टी। अब देखो यहाँ बी की वैल्यू कितनी है, जीरो। बी की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, जीरो। तो जब ये वाला टर्म हो जाएगा जीरो, जब ये वाला टर्म हो गया जीरो, तो क्या बचा, आई इक्वल टू ओमेगा नॉट ए साइन ओमेगा नॉट टी। तो वही वहां पे लिख दिया हमने, आई की वैल्यू को क्या लिख दिया है, आई की वैल्यू को लिख दिया है ओमेगा नॉट क्यू नॉट साइन ओमेगा नॉट टी। यहां तक क्लियर है, आई पता चल गया और क्यू पता चल गया। आई भी आपका साइन की फॉर्म में, क्यू अपन का कॉस की फॉर्म में। तो थस द चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट ऑसिलेट सिंपल हार्मोनिकली विद द एंगुलर फ्रिक्वेंसी, यानी एंगुलर फ्रिक्वेंसी दी हुई है। यानी यहां से आप कह सकते हो कि जो आपका चार्ज है और करंट है वो आपका क्या कर रहे हैं, वो आपका ऑसिलेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट। क्यों कह पाए ऑसिलेट कर रहे हैं, क्योंकि आपने करंट को भी रिप्रेजेंट कर दिया साइन की फॉर्म में, चार्ज को रिप्रेजेंट कर दिया कॉस की फॉर्म में। क्लियर है, तो ऑसिलेटरी मोशन है। आगे एंगुलर फ्रिक्वेंसी बात की है, ओमेगा नॉट क्या होता है, 1/LC। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन इसकी आती है एफ नॉट इक्वल टू 1/2 अंडर रूट में LC। यानी इसे ऐसे भी समझ सकते हो फ्रीक्वेंसी को, कि आपका LC सर्किट क्या कर रहा था मेरे भाई, हमारा LC सर्किट DC करंट को AC करंट में कन्वर्ट कर रहा था। तो आपका जो AC करंट कन्वर्ट हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, AC करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो डिपेंड करेगी L और C पर। यही तो मीनिंग हुआ, एफ नॉट इक्वल टू 1/2 अंडर रूट में LC का मीनिंग क्या है, कि आपका LC सर्किट के अंदर जो ऑल्टरनेटिंग करंट इंड्यूस्ड हो रहा है या प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो एफ नॉट इक्वल टू 1/2 अंडर रूट में LC होगी। यानी L पर डिपेंड करेगी और C पर डिपेंड करेगी। वो तो ऑब्वियसली करेगी, क्योंकि L और C की वजह से ये ऑल्टरनेटिंग करंट बन रहा है। ठीक है, तो आपका ऑल्टरनेटिंग करंट की क्या फ्रीक्वेंसी होने वाली है वो कैलकुलेट हो गई। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशंस भी बोल सकते हो। क्लियर है यहाँ तक, यानी ऑसिलेशंस जो हो रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। बिल्कुल अच्छे से बात क्लियर है मेरे भाई। ठीक है, अब एक काम और करते हैं अपन, इसको वो और समझा देता हूं मैं इसको। अब आपको एक चीज क्लियर हो गई कि देखो Q इक्वल टू कितना आया, ध्यान से ये चीज समझना कि जो Q था वो क्या है, Q इक्वल टू आया क्यू नॉट कॉस ओमेगा नॉट टी। Q इक्वल टू आया है क्यू नॉट कॉस ओमेगा नॉट टी, और I इक्वल टू आया है, I इक्वल टू हमारा कितना है, ओमेगा नॉट क्यू साइन ओमेगा नॉट टी।
आई इक्वल टू आया है ओमेगा नॉट क्यू, आई इक्वल टू आया ओमेगा नॉट क्यू नॉट साइन ओमेगा नॉट टी, ओमेगा नॉट क्यू नॉट साइन ओमेगा नॉट टी, यानी क्यू अपन का किस फॉर्म में है, क्यू हमारा कॉस की फॉर्म में और आई हमारा साइन की फॉर्म में। तो ये मैथमेटिकल ट्रीटमेंट भी हो गया, हमने इस बात को प्रूव भी कर दिया कि जो हमारा ये ऑसिलेशंस हैं, यानी जो हमारा एलसी सर्किट है इसके अंदर क्या बन रहा है, ऑसिलेशंस की फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ये भी प्रूफ हो गया क्योंकि साइन और कॉस में। बस थोड़ा सा फील कर लेते हैं ग्राफ की हेल्प से। देखो ध्यान से समझना, ये मैंने ग्राफ बनाया, यहाँ पर टाइम है, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, पहले मैं बनाता हूँ इसका ग्राफ चार्ज का मैं येलो से बनाऊंगा, करंट का रेड से बनाऊंगा। ध्यान समझना, जब टाइम जीरो था, जब टाइम जीरो था तो चार्ज क्या था, मैक्सिमम। जब टाइम जीरो था तो चार्ज क्या था, मैक्सिमम, क्यू मैक्सिमम था। जब टाइम जीरो था तो चार्ज मैक्सिमम था, करंट कितना था, मिनिमम था। करंट कितना था, मिनिमम, यानी करंट यहाँ था, ठीक है। ये रहा दोनों ग्राफ। अब ध्यान से समझना, अब जैसे जैसे चार्ज डिक्रीज हुआ, जैसे जैसे चार्ज डिक्रीज हुआ, चार्ज हो गया जीरो। जब चार्ज जीरो हो गया था तो अब आपको याद हो तो यहाँ पे वो भी बना देता हूँ साथ में, ये फील करा रहा हूँ भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना मेरे भाई, इसको इग्नोर मत करना, सी और एल, ठीक है। जो समझा रहा हूँ ध्यान से समझना, जब इस कैपेसिटर के अंदर से चार्ज पूरा का पूरा चला गया, यानी चार्ज हो गया जीरो, तो उस टाइम पे करंट क्या था, मैक्सिमम आई नॉट, करंट क्या था, मैक्सिमम। तो देखो, क्योंकि आपको याद है ना, जब ये चार्ज पूरा का पूरा डिस्चार्ज हो गया था कैपेसिटर से, तो आपका करंट क्या था, मैक्सिमम पोजीशन पे, यानी कि आई नॉट। तो जब चार्ज हो गया जीरो तो करंट यहाँ पहुंच गया अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे, क्या हो गया, मैक्सिमम पोजीशन। क्लियर है। तो यहाँ से समझने वाली बात क्या है अभी, कि देखो इस वाले पॉइंट पे ध्यान से समझना। अब इस वाले पॉइंट पे क्या है, इस वाले पॉइंट पे हमारा जो Q है वो तो बन गया जीरो और I बन गया मैक्सिमम आई नॉट। क्लियर है। यानी यहाँ तक जो कहानी है वो कहानी ये है कि आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया, मैक्सिमम करंट पहुंच गया। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद कैपेसिटर ने कहा था कि उसने इंडिकेटर ने क्या कहा था कि चलो करंट अब मैं दूंगा, करंट अब मैं दूंगा। अब कैपेसिटर फिर से चार्ज होना शुरू हो गया था, क्योंकि करंट कौन देने लगा, इंडक्टर। तो कैपेसिटर फिर से चार्ज होना शुरू हो गया, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो कैपेसिटर जब फिर से चार्ज होना शुरू होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो चार्ज होना शुरू हुआ तो अपोजिट डायरेक्शन में गया, लेकिन मैक्सिमम पॉइंट तक यहाँ गया, ठीक है। अब ये क्या बता रहा है कि कैपेसिटर अपने मैक्सिमम पोजीशन में पहुंच गया, क्यों, चार्ज फिर से हो गया बट अपोजिट डायरेक्शन में। अब करंट के साथ क्या होगा, अब करंट के साथ क्या होगा, करंट अब डिक्रीज होना शुरू हो गया था। जब भाई ये अपन का मैक्सिमम पोजीशन पे यहाँ पे था, करंट मैक्सिमम पे था। अब जब करंट ने क्या सोचा कि चलो वापस से अपना चार्ज इसको कैपेसिटर को दे दो, यानी करंट को बढ़ाने की या अपोज करने की कोशिश की, पर भाई इतना तो करंट को बढ़ा तो पाएगा नहीं, बल्कि करंट क्या हो रहा था, डिक्रीज होता जा रहा था। यहाँ पे आई नॉट था, बट जैसे ये डिस्चार्ज हो गया उसके बाद करंट क्या होने लगेगा, पीक वैल्यू से कम होने लगेगा, क्योंकि पीछे से तो कोई करंट मिल नहीं रहा। तो देखो अब करंट के साथ क्या होगा, करंट यहाँ से कम होना शुरू होगा, अब करंट हो गया जीरो। तो देखो एक और आपको वो मिल गया, एक और पॉइंट मिल गया, यानी कि अभी जो कंडीशन बनी, ध्यान से समझना इस कंडीशन को, कि इस कंडीशन में फिर से चार्ज मैक्सिमम है और आपका करंट जीरो है। यानी इतना जो ग्राफ बनाना भी आधा, ये आधा ग्राफ पता है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आधा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक बार कैपेसिटर एनर्जी दे चुका और इंडक्टर से एनर्जी ले चुका, एक बार कैपेसिटर एनर्जी खो चुका वापस एनर्जी ले चुका। एक साइकिल करंट की हो गई। अभी करंट की साइकिल पूरी कब मानी आती है, जब पूरी साइकिल फॉर्म हो, अभी पूरी नहीं बनी, अब ध्यान समझना। अब वो क्या होगा, अब भाई कहानी फिर से वही, चार्ज दोबारा से क्या होगा, कम होना शुरू करेगा, चार्ज यहाँ से क्या होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो फिर से अब चार्ज क्या करना शुरू करेगा, यहाँ से चार्ज हमारा शुरू करेगा जीरो होना। अब चार्ज हमारा जब जीरो होगा उस टाइम में करंट के साथ क्या होगा, जब चार्ज हमारा जीरो होगा तो करंट फिर से अपनी मैक्सिमम पोजीशन में पहुंचेगा, यानी कि देखो करंट यहाँ आ गया। अब देखो ध्यान समझना, ये कंडीशन फिर से क्या बनी कि इस वाले केस में देखो ध्यान से, अपन का चार्ज हो गया जीरो, ये यहाँ पहुंच गया, लेकिन करंट अपनी कहाँ पहुंच गया, मैक्सिमम वैल्यू पे। करंट कहाँ पहुंच गया, अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे। अब ये कहानी पूरी नहीं हुई, अब क्या होगा, वापस से इंडक्टर क्या करेगा, अपना चार्ज छोड़ेगा, यानी कैपेसिटर को चार्ज देगा। तो जब कैपेसिटर को चार्ज देगा तो ये क्या करेगा, जब कैपेसिटर को चार्ज मिलेगा तो ये क्या करेगा, फिर से ये कैपेसिटर का चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, कैपेसिटर चार्ज फिर से इंक्रीज हो जाएगा। और जब कैपेसिटर का चार्ज इंक्रीज हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा,
कैपेसिटर का चार्ज क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर से बढ़ने लगेगा, उस टाइम पे करंट फिर कम होने लगेगा, क्योंकि अब डिस्चार्ज तो हो गया, इधर से चार्ज बढ़ ही तो रहा है तो करंट तो दे नहीं पाएगा, उस टाइम पे करंट क्या होने लगेगा, फिर से करंट अपना जीरो वैल्यू पे पहुंच जाएगा। यानी ये कंप्लीट साइकिल हो गई आई की और कंप्लीट साइकिल हो गई चार्ज की। तो भैया ग्राफ देख के ही फील हो गया कि कौन उसका साइन का ग्राफ है, कौन कॉस का ग्राफ है। देखो करंट कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से एक साइकिल करंट की, यानी आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, साइन का ग्राफ होता है, ये किसका होता है, साइन थीटा का। और क्यू कहाँ से शुरू होता है, इसकी एक साइकिल यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से शुरू होता है, वो क्या होता है, कॉस का ग्राफ। तो यहाँ से भी देखो फील आ गया कि जो करंट है वो क्या है, साइन की फॉर्म में है, जो क्यू है वो किसके, कॉस की फॉर्म में है। देख लो कि इसकी एक साइकिल यहाँ तक बन रही है, इसकी एक साइकिल यहाँ तक बन रही है, और मैंने फील करा दिया कि जब जब चार्ज मैक्सिमम है तब तब करंट क्या है, जीरो, जब जब चार्ज मैक्सिमम है तब तब करंट क्या है, जीरो, जब जब चार्ज मैक्सिमम तब तक करंट क्या है, जीरो। तो ये आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके भी समझा दिया। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा जितना मुझसे पॉसिबल था। मैंने मैथमेटिकल ट्रीटमेंट भी दे दिया, मैंने ज्योग्राफिकल वो अपन का ग्राफिकल ट्रीटमेंट भी दे दिया, और मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी समझा दिया। ठीक है, फिर भी अगर कोई दिक्कत हो, कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।